नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एसजी फिनसर्व की। एक ऐसी कंपनी जिसकी कहानी सुनने में बड़ी सीधी लगती है, पर इसमें कुछ बड़े पेंच हैं। शानदार आंकड़े हैं, लेकिन कुछ चौंकाने वाले मोड़ भी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 52,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 52,000 करोड़। ये वो टोटल अमाउंट है जो कंपनी ने अब तक लोन में दिया है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ 36 महीनों के अंदर हुआ है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। वो है जीरो डिफॉल्ट्स। बिल्कुल सही सुना। मैनेजमेंट ने इस बात पर इतना जोर दिया है। उन्होंने कहा जीरो एनपीए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जीरो एनपीए मतलब एक भी लोन डूबा नहीं। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो क्या ये वाकई एक परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है? चलिए पहले जरा कंपनी के परफॉर्मेंस नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं, जो उनकी अब तक की सक्सेस स्टोरी बताते हैं। आंकड़े तो देखिए वाकई काफी इम्प्रेसिव हैं। Q2 में लोन बुक 15% बढ़ गई, करीब 2,878 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। नेट प्रॉफिट भी तिमाही दर तिमाही लगभग 16% बढ़ा है। और तो और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ईपीएस ग्रोथ 10-12% रहेगी। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, या ऐसा लग रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इस सारी अच्छी खबर के बीच अर्निंग्स कॉल में एक बड़ा रेड फ्लैग सामने आ गया। हुआ ये कि कंपनी ने अपने पूरे साल के प्रॉफिट के अनुमान को, मतलब गाइडेंस को, काफी कम कर दिया। पहले उम्मीद थी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी करीब 150 करोड़ रुपए होगा, और अब उसे घटाकर सिर्फ 120 से 125 करोड़ कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कटौती है। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने वजह बताई, देश का धीमा मैक्रो इकोनॉमिक माहौल। उनका कहना था कि उनके क्लाइंट्स के बिजनेस उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिसकी उम्मीद थी। अब इस पर जाहिर है इन्वेस्टर्स का रिएक्शन तो आना ही था। कॉल के दौरान उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है, मतलब आपकी बातों में तालमेल नहीं है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आगे से इतने सटीक प्रॉफिट के अनुमान देना ही बंद कर दे। तो एक तरह से कंपनी के फोरकास्टिंग के तरीकों पर सवाल उठ गए। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है चिंता का दूसरा बड़ा कारण, कंपनी की टॉप लीडरशिप में एक साथ और काफी अचानक हुआ बदलाव। सबसे पहले कंपनी के फाउंडिंग सीईओ मिस्टर सौरभ धवन, जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को जमीन से खड़ा किया था, वो कंपनी छोड़ रहे हैं। और बात सिर्फ सीईओ की नहीं है। ठीक उनके साथ ही कंपनी के सीएफओ और सीओओ यानी चीफ फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर साहिल सिक्का, वो भी जा रहे हैं। तो अब नए सीईओ कौन हैं? वो है मिस्टर विनय गुप्ता, जो येस बैंक से आ रहे हैं। वो एक मंजे हुए बैंकर हैं जिन्हें सप्लाई चेन फाइनेंस का बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। और नए सीएफओ के लिए कंपनी ने अंदर से ही प्रमोशन दिया है। मिस्टर संजय राजपूत अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि ये टॉप के दो लोग एक साथ कैसे जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि ये बस एक संयोग है। अब ये कितना बड़ा संयोग है, इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। देखिए, जब किसी कंपनी के टॉप 2 पदों पर एक साथ बदलाव होता है, तो उसकी स्थिरता और भविष्य की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो इन सब चुनौतियों के बीच कंपनी का आगे का प्लान क्या है? चलिए अब उनकी आगे की रणनीति पर फोकस करते हैं। कंपनी का जो कोर बिजनेस मॉडल है, वो है एंकर लेड सप्लाई चेन फाइनेंस। इसे आसान भाषा में समझें तो वो टाटा मोटर्स या सेंट गोबेन जैसी बड़ी भरोसेमंद कंपनियों के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर लोन किसी असली सामान के लेन देन के लिए है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। अब वो एक कदम और आगे जा रहे हैं, रिटेलर फाइनेंसिंग में। मतलब सप्लाई चेन में एक लेवल और नीचे। अब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर को फंड करते थे, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जो रिटेलर है उसे भी फंड करेंगे। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मार्जिन भी ज्यादा है। और रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप सप्लाई एग्रीमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर से अतिरिक्त गारंटी जैसे सेफ्टी नेट भी रखे गए हैं। तो कंपनी का पैसा आखिर लगा कहाँ है? अगर उनकी लोन बुक देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 55% बिल्डिंग मटेरियल्स में है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ओप्पो जैसे ब्रांड्स और आईटी, इन दोनों में 20-20% लगा है।
तो सवाल ये है कि भविष्य में ग्रोथ कहाँ से आएगी। कंपनी के पास कुछ क्लियर प्लान्स हैं। वो अपना लेवरेज बढ़ाने वाले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी 9% है उसे बढ़ाकर 18-19% तक ले जाने का टारगेट है। और FY27 तक उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 6,000 करोड़ के पार ले जाने का एम्बिशियस गोल है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि भविष्य की तस्वीर क्या बनती है। तो टेकअवे क्या है? पहली बात, कंपनी का काम अब तक बेमिसाल रहा है, जीरो डिफॉल्ट्स के साथ। दूसरी, धीमी इकॉनमी की वजह से उन्हें अपने प्रॉफिट के अनुमान में बड़ी कटौती करनी पड़ी। तीसरी, ठीक इसी मुश्किल समय पर लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव हुआ है जो अनिश्चितता पैदा कर रहा है। और चौथी, आगे का प्लान जीरो रिस्क मॉडल, ज्यादा लेवरेज और ज्यादा मार्जिन वाले नए प्रोडक्ट्स पर टिका है। इन सब मुश्किलों के बावजूद FY27 के बड़े टारगेट अपनी जगह कायम हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। नए लीडर्स और मुश्किल आर्थिक माहौल में क्या एक जीरो रिस्क वाला मॉडल वाकई हाई ग्रोथ दे सकता है? यही वो पहेली है जिसे SG FinServ को आने वाले वक्त में सुलझाना होगा।